ज़िंदगी इतनी आसान भी नहीं जितना हम समझते हैं। कभी कभी माँ बाप के फ़ैसले भी हमारे लिए गलत साबित हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। इकलौती लड़की होने की वजह से सारी जायदाद तो मेरे ही नाम होनी थी। मेरे बाबा ने कह दिया था पहले ही, वसीयत के अंदर हर जगह मुझे डाला गया था, क्योंकि अम्मी का इंतकाल को तो 10 साल हो गए थे। और इस वजह से ना बाबा बहुत परेशान रहते थे और वो यही कहते थे कि मेरी ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं। मेरी ज़िंदगी में मैं तुम्हारे हाथ पीले कर दूं और फिर उसके बाद मैं अल्लाह के घर चला जाऊं, मुझे अफसोस नहीं रहेगा। और उन्होंने बहुत काबिल लड़का अपनी ही कंपनी का ढूंढा और कहा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, वफ़ादार है, मैंने इसे बहुत सालों से देखा है और मैं जानता हूँ इसकी वफ़ादारी को, तो मैंने तुम्हारे लिए ये चुना है। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम बताओ। मैंने खुशी खुशी कह दिया कि हाँ बाबा जान, आपकी मर्ज़ी, जिस तरीके से आप मुझे रखें, जिससे आप मेरा कराएंगे मैं उन्हीं से कर लूँगी। और इस तरह से बाबा जान ने मेरी बहुत धूमधाम से शादी करी और शादी के अंदर वो हर एक चीज़ मुझे देने की कोशिश करी जिसकी मैं हकदार थी। और आखिर में वसीयत के सारे पेपर मुझे दिए और कंपनी भी मेरे नाम कर दी और ये कह दिया कि मेरे मरने के बाद तुम्हें परेशानी ना हो, इसलिए मैं जीते जी सारी चीज़ें तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे। जब हमारी शादी हुई तो बस वो यही चाहते थे कि मैं एक पल भी उनकी आंखों से दूर ना हूँ। कंपनी में मेरा आना जाना लगा रहता था, क्योंकि सारा काम मुझे ही करना रहता था। मेरे साथ मेरे बहुत सारे वर्कर थे और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। मुझे बड़ी खुशी थी कि उनका हाथ थाम के मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझ रही थी। लेकिन भरम तो मेरा जब टूटा जब मेरे कंपनी के वर्कर ने एक ने ये कहा कि हमें ऐसा लगता है कि सर किसी के साथ में होटल गए थे। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग में था, किसी को धोखा हुआ होगा। मैंने ये सोचा शायद हो सकता है, वर्करों के अंदर आदत रहती है, क्योंकि ये भी तो एक वर्कर थे और आज ही मालिक बन गए हैं, इस वजह से वो जलस फील करते होंगे। मेरे हस्बैंड मेरा हर चीज़ का ख्याल रखते थे। इसी बीच में हमारे यहाँ पे एक बेटा हुआ। जब भी वो बहुत खुश थे। जिस दिन हमारे यहाँ बेटा हुआ उनकी खुशी का ठिकाना कहीं नहीं था। और मैं थोड़े थोड़ा करके घर के अंदर भी अब इंटरेस्ट लेने लगी थी, क्योंकि बच्चे को संभालने के लिए माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इस वजह से मैं अपने आप को ऑफ़िस से दूर करती चली गई और घर के नज़दीक होती चली गई। मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा यही कह देते थे कि तुम घर संभालो, मैं ऑफ़िस जैसे पहले संभालता था ऐसे ही अब भी मैं संभाल लूँगा। और ऑफ़िस इसी तरीके से संभाला करते और मैं घर के काम में मशगूल रहा करती। नौकरों के साथ मिलकर मैं अच्छे अच्छे खाने बनाती और अपने हस्बैंड को खुश रखने की पूरी पूरी कोशिश करती। लेकिन कहते हैं कि मर्द की ज़ात जो है ना, तो वो औरत से इतनी जल्दी खुश नहीं होती जितनी दौलत से खुश होती है। बस मेरे हस्बैंड के ऊपर रफ्ते रफ्ते रंग चढ़ने लगा, इश्क का बुखार शुरू हो गया। रात रात भर वो फ़ोन पे लगे रहते और रात को देर से आते। मैं पूछती तो कहते कि ऑफ़िस का काम है ना, तो इसलिए मुझे देर हो जाती है, तुम खाना खा करके बेटे के साथ सो जाया करो, मेरे फ़िक्र मत करा करो, खाना निकाल के रख दिया करो या नौकरों को कह दिया करो वो मेरा खाना मुझे दे दिया करेंगे। कई बार वो ये कहते कि मैं बाहर से खा के आ गया था। मैं उनकी पसंद की चीज़ें बनाती और जब वो ये कहते तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता। फिर भी मैं ये सोचती कि कोई बात नहीं, हो सकता है मीटिंग के साथ साथ खाना खाया जाता है, अक्सर लंच होता है, तो इसी तरीके से उन्होंने कर लिया होगा। लेकिन अचानक ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, बस उन्होंने इतना कहा कि मीटिंग की वजह से मुझे कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। मैंने उनसे कहा भी कि मैं चलती हूँ साथ में, कुछ मैं हैंडल करूँगी, अब तो मुन्ना भी बड़ा हो गया है। लेकिन उन्होंने एक ही बात कही कि अब तुम घर बार संभालो, बच्चे संभालो, बाकी का काम मैं संभाल लूँगा। भरोसा तो करती हो ना? मैंने कहा भरोसा तो करती हूँ, लेकिन इस भरोसे के आड़ में वो क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता था। इस बीच में मेरे हस्बैंड होटलों में लड़कियों से मिला करते, उनके साथ रातें गुजारा करते और अपनी अय्याशी पूरी करके घर आते। मुझे बीच में एक बेटी भी हुई मेरे, और अब मैं 2 बच्चों की माँ बन गई थी। मैंने अपने आप को घर में और बच्चों में अपने आप को इतना लगा लिया कि मुझे घर का बाद किसी चीज़ का भी होश ही नहीं रहा। बस यही सोचती थी कि बाबा ने हमारे लिए अच्छा फ़ैसला करा, लड़का भी अच्छा है। शक तो होता था कभी कभी जब वो देर से आया करते थे, लेकिन
फिर मैं ये सोच लेती कि नहीं, जाने दे, कोई नहीं, आदमी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कारोबार में इतने मगन थे। ऑफिस से इतनी सारी फाइलें लाते, पता नहीं फाइलों में क्या करते रहते। और मैं कहती कि लाओ मैं देखूं, तो कह देते थे बच्चों से थक जाती हो, पूरा दिन घर का काम करती हो, मैं ध्यान कर लूँगा। नौकर चाकर तो हमारे घर में थे, लेकिन उसके साथ साथ मुझे घर के अंदर अपने आप को लगाना भी अच्छा लगता था, क्योंकि काफ़ी साल से मैंने अपने आप को बिजनेस में लगा रखा था। अब मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि औरत का होना बनना कितना मुश्किल है, और उसके हर काम करने के बाद कितनी खुशी महसूस होती है। और इस तरह से ना मेरे हस्बैंड रात और दिन दूसरी औरतों के चक्कर में लग गए। जैसे मुझे कोई भी बताता तो मैं उनसे पूछती, तो वो यही कह देते कि ये जलस फील करते हैं, ये जलस फील करते हैं। और मैं ये सोच लेती कि हाँ, हो सकता है। लेकिन अब जब तक उनका मैंने असली रूप नहीं देखा था, तो मुझे सभी ऐसा लगता था कि सभी झूठ बोलते। एक दिन अचानक ही ना मैं भी मार्केट गई और बच्चों को लेकर गई अपनी कार के अंदर। मैं थी, वो अपनी कार में एक लड़की के साथ जा रहे थे। मैंने उन्हें देखा, फिर मैंने सोचा शायद हो सकता है सेक्रेटरी हो। फिर मेरे दिल के अंदर एक शक का बीज आ गया था, लेकिन बस मैं मजबूर थी कि मैं किस तरह से इस चीज़ को बाहर निकालूं। मैंने उनका कई बार फ़ोन भी चेक करना चाहा, लेकिन हमेशा से उनके फ़ोन के अंदर ऐसे पासवर्ड लगे रहते कि मैं खोल ही नहीं पाती थी, और बस इसी उसमें मैं रहती रही। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी है ना, इंसान के सामने कितना ही इंसान झूठ बोले, छल करे, लेकिन सामने ज़रूर आ जाता है। अचानक ही एक दिन वो अपना फ़ोन भूल के चले गए, और उसी टाइम पे उनका फ़ोन बजा। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने पूछा आप कौन बोल रहे हैं, तो वहाँ से आवाज़ आया कि मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। मैं बड़ी दंग हो गई। मैंने कहा आपको शायद गलतफहमी हो रही है, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। बस इतना सुनना था कि फ़ोन वहाँ से कट हो गया। मुझे बड़ा हैरानी हुई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा और कहा कि आपका फ़ोन यहाँ रह गया है। वो हड़बड़ाते हुए आए और आके कहने लगे किसी का फ़ोन तो नहीं आया था ना। मैंने कहा आया था आपकी वाइफ का। कहने लगे क्या बकवास करती हो। मैंने कहा हाँ सही कह रही हूँ, मैं आपकी वाइफ का फ़ोन था। सच सच बताओ कि आप क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, और ये सब चीज़ें क्या है। वो कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है और तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो। लेकिन मेरे दिल के अंदर शक का बीज आ चुका था, और अब तो बिल्कुल मैं उस किनारे पे खड़ी थी जहाँ मुझे सारी सच्चाई सामने आनी थी। उनका एक दोस्त था, और उनकी बीवी जो थी वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। मैंने उनसे कहा कि कल ऐसे से मेरे साथ हुआ। वो कहने लगे कि भाभी जी आप गलत फहमी में मत रहो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनकी बीवी ने कहा कि आप कब तक ये झूठ को छुपा के रखोगे, क्यों बताते क्यों नहीं हो। कहने लगे कि मैं अपनी दोस्ती ख़राब नहीं करना चाहता, मेरे दोस्त की दोस्ती ख़राब हो जाएगी मुझसे। मैंने कहा कि अब आप मुझे बहन भी मानते हो, भाभी भी मानते हो, सिर्फ़ एक बार बता दो कि बात क्या है। फिर उन्होंने डरते डरते कहा कि मेरा दोस्त पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन ये शादी उन्होंने छुपा रखी थी, ताकि आपका जो भरोसा उन्होंने ले रखा था, ये सारा खेल इसीलिए था ताकि आपके साथ उनकी शादी हो जाए और उनके माली हालात अच्छे हो जाए, क्योंकि उनके हालात बहुत ख़राब थे। मैं बड़ी हैरान हुई कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों करा। आखिर क्या वजह थी जो मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा करा ये लोगों ने। मैंने कहा भी उनसे कि आप मुझे पहले ही बता देते, ये सब कुछ ना होता मेरी ज़िंदगी में। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। उन्होंने कहा कि नहीं भाभी ऐसा कुछ मत करना जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए या ख़राब हो जाए, क्योंकि अब कुछ भी नहीं हो सकता। आपके भी 2 बच्चे हैं, और उस पहली वाली बीवी से भी 2 बच्चे हैं, तो मैं दूसरी बीवी बन के रह गई। और जायदाद भी है, सब कुछ है, लेकिन दिल का सुकून नहीं है। ना तो मैं उस आदमी को छोड़ सकती हूँ, ना इसके साथ मैं रह सकती हूँ। जब भी मैं उस आदमी के पास जाती हूँ तो दूसरी औरत की खुशबू मेरे अंदर मुझे महसूस होती है कि ये वहाँ गए होंगे। कहते हैं कि कभी कभी ना माँ बाप भी धोखा खा जाते हैं, और मेरे बाबा धोखा खा गए। उसकी असली चेहरा उसका सामने ही नहीं आ पाया, इतनी खूबसूरती के साथ उसने अपने आप को छुपाया। अब मैं इस बीच में इतनी मजबूर हो गई कि जो उसकी दूसरी वाली वाइफ थी, यानी कि जो पहली वाइफ थी उसकी, वो उसको प्रेशर देने लगी कि मैं भी उस घर में जाके रहूँगी जहाँ पर तुम रहते हो, वरना उसको तलाक दो। वो मुझे कहने लगा कि अगर मेरी बीवी यहाँ पर आ गई तो फिर कैसे करेंगे हम। मैंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम उसके साथ चले जाओ। तो कहने लगा मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता, मैं उसे भी नहीं छोड़ सकता। और मेरी बीवी ने कहा है कि अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो वो भी यहाँ रहेगी, वरना वो कोर्ट के अंदर केस कर देगी और दूसरी शादी का केस मेरे ऊपर चलेगा।
मैंने उससे कहा कि एक काम करो, तुम मुझे तलाक दे दो और मुझे छोड़ दो, मेरे हाल पे मेरे बच्चों को छोड़ दो। अल्लाह का शुक्र है कि इतना तो है हमारे पास कि हम अपने आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी कसक, तुम्हारी गद्दारी मुझे एहसास दिलाएगी कि मैंने तुम पे कितना भरोसा करा, कितना प्यार करा। तुम्हें अगर पैसे की ज़रूरत थी तो तुम मांग तो लेते, लेकिन कम से कम मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना करते। इस तरह से उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी और मैंने अपने वकील से खुलासा ले लिया। ये कहानी तो यहाँ पर पूरी हो गई, लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे कि ये कहानी तो हमने फ़िल्मों में देखी थी, तो ये बात आप सबकी गलत है। ये असली रियल स्टोरी है जो कि हर औरत के साथ तो नहीं गुजरती, लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके पास पैसा, दौलत, सब कुछ होता है, पर शौहर का प्यार नहीं होता। और अक्सर आदमी इस तरह से ही धोखे देते हैं। अच्छे पैसे वाली लड़कियों को फंसाना और उनको अपनी बातों में ले लेना, ये उनकी एक चाल होती है। हमें उनका असली चेहरा दिखता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने आपके साथ में ये वाली स्टोरी शेयर करी, क्योंकि हो सकता है किसी न किसी के पास तो जाएगी, उसकी स्टोरी से मिलती जुलती होगी। मेरी स्टोरियाँ अक्सर ऐसी होती हैं कि किसी न किसी की ज़िंदगी से मिलती भी होती है, और मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे पता चल जाता है कि हाँ, किसी न किसी की ज़िंदगी के साथ तो जुड़ी हुई है। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं जो दिल को दुखाते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये बनावटी स्टोरियाँ हमें सुनाती है और सुना के चली जाती है। बनावटी स्टोरियाँ अगर बनती नहीं तो आप तक पहुंचती कैसे? ये रियल स्टोरी है जो ज़िंदगी में किसी न किसी के साथ गुज़रती है। अल्लाह वो वक्त ना लाए किसी औरत के साथ में जो इन बच्चियों के साथ हो रहा है, इन बहनों के साथ हो रहा है। लेकिन हाँ, दुनिया के अंदर मुखौटा चढ़ा के रहने वाले लोग आज भी काफ़ी मौजूद हैं। तो चलिए, अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल मिलेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छी लगे, मेरा व्लॉग अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब